हाय एवरीवन, वेलकम टू नवनीत आईएएस एकेडमी। कैसे हो आप सब? हम यहाँ पे जो है क्लास 7 की एनसीईआरटी हिस्ट्री की उसे कवर कर रहे हैं एंड इस बुक का नेम है आवर पास्ट पार्ट 2 एंड हमने जो है 9 चैप्टर स्टार्ट किया था अपनी प्रीवियस वीडियोस में एंड उसके 2 पार्ट्स हम जो है ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं एंड टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द सेम चैप्टर, दैट इज द चैप्टर नंबर 9 एंड इसका जो है आज हम थर्ड पार्ट जो है वो कंप्लीट करेंगे एंड विद दिस जो हमारा चैप्टर नंबर 9 है वो टोटली कंप्लीट हो जाएगा। राइट, थोड़ा सा बड़ा था ये चैप्टर, दैट इज वाई जो है मुझे ये ठीक लगा कि मैं जो है इसे डिफरेंट पार्ट्स में कवर करूं एंड सो दैट कि आपके लिए ज्यादा होच पोच ना हो एंड आपके लिए समझना इजी रहे। दैट इज वाई मैंने इसे जो है डिफरेंट पार्ट्स में 3 पार्ट्स में जो है कवर किया है एंड आज हमारा ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। एंड दिस इज द टेलीग्राम चैनल लिंक एंड इस पे आपको जो है डेली न्यूज आर्टिकल्स जो है द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस के कौन कौन से जो है आर्टिकल्स पढ़ने वाले हैं उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको यहाँ पे मिलेगी एंड जो जितने भी डेली लेक्चर्स होते हैं उसकी आपको पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मिलेगी एंड इसका लिंक जो है वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे चुकी हूँ, डायरेक्टली वहां पे जाके आप इसे फॉलो कर सकते हो। लेट्स कंटिन्यू विद द चैप्टर नंबर 9। तो हम बात कर रहे थे अबाउट द रीजनल कल्चर्स। राइट, चैप्टर नंबर 9 जो है वो हमारा है अबाउट द रीजनल कल्चर्स। तो हमने देखा था कि मिडिवल पीरियड में जो है कई तरह के चेंजेस हमारे जो है कल्चर्स में आते हैं, हर तरह के रीजन्स में आते हैं। उन सभी जो जितने भी यहाँ पे चेंजेस आते हैं रीजनल कल्चर्स में जो है उसके बारे में हमने बात की थी अपनी प्रीवियस वीडियोस में। हमने जो है पेंटिंग्स की बात की थी, मिनिएचर पेंटिंग जो है वो जो यहाँ पे डेवलप होती है ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड एंड कई सारे स्कूल्स जो है वो भी इसके डेवलप होते हैं, वो हम जो है अपनी प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं। एंड आफ्टर दैट हमने जो है देखा था कि एक राजपूताना जो हीरोइज्म होती है, राइट, तो उनके बारे में भी हमने बात की थी एंड कुछ और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो हैं वो हमने कवर किए थे फॉर द मिडिवल पीरियड। तो आज हम यहाँ पे बात करेंगे अबाउट द बंगाल। राइट, बंगाल में जो है क्या क्या चेंजेस आते हैं तो उसका एक क्लोजर लुक जो है वो आज हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात ही जो है बंगाली लैंग्वेज से ही करेंगे। रीजनल लैंग्वेज की जो है ग्रोथ यहाँ पे होती है। तो हमने जो है स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि अगर हमें जो है किसी पर्सन को आइडेंटिफाई करना है तो हम ये बोलते कि वो लैंग्वेज कौन सी बोल रहा है। तो अगर जो है वो जैसे पंजाबी बोल रहा है तो हम बोलते कि वो पंजाब से बिलोंग करता है एंड अगर जो है वो ओडिया बोल रहा है तो हम बोलते उड़ीसा से बिलोंग करता है। सिमिलरली जो है अगर वो बंगाली बोलता है तो हम ये बोलते हैं दैट कि वो बंगाल से बिलोंग करता है। राइट, सो ऐसा क्या होता है, सो वी अज्यूम दैट द पीपल इन बंगाल ऑलवेज स्पोक बंगाली। तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि जो लोग बंगाल में रहते हैं वो हमेशा से ही बंगाली बोलते हैं। बट हाउएवर जो है यहाँ पे कुछ हिस्टोरियंस या फिर कुछ हम टेक्स्ट की बात करें, हमारे जो एंशिएंट टेक्स्ट हैं उसमें ये बोला गया है, जो अर्ली संस्कृत टेक्स्ट है वो ये सजेस्ट करते हैं कि जो बंगाल के लोग हैं, राइट, वो जो है सांस्कृतिक लैंग्वेजेस को नहीं बोलते थे। राइट, दे डिड नॉट स्पीक दी सांस्कृतिक लैंग्वेजेस एंड कुछ लोग ऐसा बोलते कि जो बंगाली है वो एक सांस्कृतिक लैंग्वेज है। बट जो है कुछ टेक्स्ट हमें ये बोलते हैं कि जो बंगाली लोग हैं वो सांस्कृतिक लैंग्वेजेस को नहीं बोलते थे। सो हाउ देन डिड द न्यू लैंग्वेज इमर्ज। तो ये जो न्यू लैंग्वेज है यहाँ पे बंगाली जो कि एक सांस्कृतिक लैंग्वेज है वो किस तरह से यहाँ पे इमर्ज हुई थी। स्टार्टिंग से जो लोग हैं वहाँ के वो सांस्कृतिक लैंग्वेजेस का यूज नहीं करते थे बंगाल में, बट हाउएवर जो बंगाली है वो एक सांस्कृतिक लैंग्वेज है। तो लोगों ने जो है इस लैंग्वेज को बोलना कब से स्टार्ट किया था, न्यू लैंग्वेज जो है वो कब या फिर कैसे इमर्ज हुई थी। फ्रॉम द 4th to 3rd सेंचुरी BCE की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली जो हमारी लोकल चीजें होती हैं उसके ऊपर प्रभाव कब पड़ता है, जब दूसरे एरियाज के जो लोग हैं वो भी हमारे एरिया में जो है वो आना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उनके जो कल्चर का प्रभाव जो है हमारे इंडिजिनियस कल्चर के ऊपर पड़ना स्टार्ट हो जाता है। जब मूवमेंट्स जो होती हैं एक दूसरे की एरियाज के बीच में जब स्टार्ट हो जाती है, डिफरेंट एरियाज के बीच में मूवमेंट्स, तब हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि उनके जो कल्चर्स है वो अफेक्ट होते हैं। सेम चीज यहाँ पे होती है,
बंगाल एंड मगध के बीच में जो कमर्शियल टाइज होते हैं ना, राइट, वो यहाँ पे जो है डेवलप हो जाते हैं ड्यूरिंग द 4th and 3rd सेंचुरी BCE में, विच में हैव लेड टू द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ द संस्कृत, क्योंकि मगध में सांस्कृतिक लैंग्वेजेस बोली जाती थी, तो जब इनके कमर्शियल टाइज जो है वो बन जाते हैं तो यहाँ पे भी जो है हो सकता है संस्कृत का जो इन्फ्लुएंस है वो बनना स्टार्ट हो गया हो। देन 4th सेंचुरी में गुप्ता रूलर्स जो हैं उन्होंने नॉर्थ बंगाल के ऊपर अपना पॉलिटिकल कंट्रोल जो है वो इस्टेब्लिश कर लिया था, एंड उसके बाद में जो है गुप्ता रूलर्स ने ब्राह्मण्स को भी जो है इस एरिया में सेटल डाउन कर दिया था। तो जिस तरह से हम ये बोल सकते हैं दैट की लिंग्विस्टिक एंड द कल्चरल इन्फ्लुएंस जो है फ्रॉम द मिड गंगा वैली, राइट, मिड गंगा वैली से जो है बंगाल की तरफ ये जो लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस जो था वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाता है ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। एंड 7th सेंचुरी की अगर हम बात करें तो उस समय के जो चाइनीज ट्रेवलर हैं जुआनजैंग, वो भी ये ऑब्जर्व करते हैं डेट की जो लैंग्वेजेस थी डेट इज रिलेटेड टू द संस्कृत, मीन सांस्कृतिक लैंग्वेजेस जो थी वो बंगाल में जो है अब बोलनी जो है वो लोगों ने स्टार्ट कर दी थी। कब? 7th सेंचुरी में जाके जो है उसे लोगों ने बोलना स्टार्ट कर दिया था। एंड 8th सेंचुरी की अगर हम बात करें उस समय में जो है बंगाल रीजन जो है वो पालस के अंदर आ जाता है, एंड वो वहां पे भी जो है सांस्कृतिक लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, तो जब उनके अंडर आएगा तो ऑब्वियसली सांस्कृतिक लैंग्वेजेस जो है वो बंगाल में भी बोली जो है लोगों ने स्टार्ट कर दी थी। एंड देन 14th and 16th सेंचुरी की अगर बात करें तो उस समय में जो बंगाल था, राइट, वो किसके अंडर था? वो सुल्तान्स के अंडर था, एंड हु वर इंडिपेंडेंट ऑफ द रूलर्स इन द दिल्ली। एंड 1586 में अकबर जो है वो बंगाल को जो है कंकर कर लेते हैं, एंड जिसकी वजह से जो बंगाल है वो एक मेन सूबा बन जाता है इनका मुगल्स का, राइट। एंड जो पर्सियन है उस समय में वो एडमिनिस्ट्रेशन की लैंग्वेज हुआ करती थी, एंड बंगाली जो है उस समय में एज ए रीजनल लैंग्वेज जो है वो डेवलप होती है। अकबर के समय की अगर हम बात करें तो जब उनका सूबा ये बनता है, मुगल्स का सूबा बनता है, हाउएवर पर्सियन जो थी वो एडमिनिस्ट्रेशन की लैंग्वेज थी, प्रशासन की लैंग्वेज थी, एंड जो बंगाली है वो एक रीजनल लैंग्वेज के तौर पे डेवलप हो रही थी उनके अंडर। तो बाहरी लोगों का जब इन्फ्लुएंस जो है बंगाली लोगों के ऊपर पड़ता है, उनकी लैंग्वेज के ऊपर, उनके कल्चर के ऊपर, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो है बंगाली लैंग्वेज धीरे धीरे यहाँ पे डेवलप होती है। कुछ वर्ड्स यहाँ पे जो होते हैं या फिर जो ग्रामर होती है वो संस्कृत लैंग्वेज से इन्होंने उठाई थी, एंड बंगाली लैंग्वेज जो है वो इस तरह से धीरे धीरे यहाँ पे डेवलप हो रही थी, बंगाली लैंग्वेज जो कि एक सांस्कृतिक लैंग्वेज है, राइट। सो इनफैक्ट 15th सेंचुरी तक अगर हम बात करें तो जो बंगाली ग्रुप है ना डायलेक्ट्स का, मीन जो बंगाल में ही जो छोटे छोटे विलेजेस हैं, ऑब्वियसली हम देखते हैं कि वहां पे जो है छोटे से एरिया को अगर हम पार करके किसी दूसरे एरिया में जाएं तो वहां पे जो लैंग्वेज का डायलेक्ट है ना वो चेंज हो जाता है। तो बंगाली ग्रुप के भी जो है कई सारे डायलेक्ट थे बंगाल के बीच में ही, तो वो जो है यूनाइटेड हो जाते हैं एंड एक कॉमन लिटरेरी लैंग्वेज बन जाती है बेस्ड ऑन द स्पोकन लैंग्वेज ऑफ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ रीजन, जिसे हम जो है वेस्ट बंगाल बोलते हैं, राइट। तो सारे जितने भी डायलेक्ट्स थे बंगाली ग्रुप्स के वो कंबाइन कर लिए जाते हैं, एंड जो लैंग्वेज यहाँ पे बोली जाती थी उसे जो है हम बंगाली लैंग्वेज बोलते हैं। सो दस ऑल्दो बंगाली जो है वो संस्कृत से डिराइव हुई है, एंड बट ये जो है इवॉल्व कई सारी स्टेजेस में हुई है, राइट। कई सारे रूलर्स का जो है यहाँ पे प्रभाव पड़ा था, तो धीरे धीरे जो है ये इवॉल्व हुई है। एंड इवन इसमें जो है ऐसा नहीं है कि ओनली सांस्कृतिक वर्ड्स ही यूज किए गए हैं, बंगाली लैंग्वेज में नॉन सांस्कृतिक वर्ड्स भी यहाँ पे यूज किए जाते हैं, जैसे कि कुछ ट्राइबल लैंग्वेजेस थी उनके वर्ड्स को उठाया गया है, पर्सियन एंड यूरोपियन लैंग्वेजेस के वर्ड्स को उठाया गया है, जो कि मॉडर्न बंगाली का एक पार्ट बन जाते हैं। तो जो अर्ली बंगाली लिटरेचर है, हम अब लिटरेचर की बात कर लेते हैं, तो उसे 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है जो अर्ली बंगाली लैंग्वेज है। पहला तो जो है जो कि वन इंडेबिटेड टू द संस्कृत एंड दैट इज द अदर इंडिपेंडेंट ऑफ इट। तो जो फर्स्ट है ये वन इंडेबिटेड टू द संस्कृत, इसमें क्या है कि कुछ सांस्कृतिक एपिक्स हैं, कुछ संस्कृत के एपिक्स हैं, उन्हें जो है कन्वर्ट किया गया है इनटू द बंगाली लैंग्वेज। तो वो जो होगी आपका पहला बंगाली लिटरेचर दैट इज इंडेबिटेड टू द संस्कृत, कुछ संस्कृत एपिक्स से जो है इन्होंने कन्वर्ट किया है, ट्रांसलेट किया है टू द बंगाली लैंग्वेज। देन संस्कृत एपिक्स हो गए, मंगल काव्य जिसे हम पोएम्स बोलते हैं, या फिर डीलिंग विद द लोकल डाइटीज के साथ कुछ पोएम्स होगी। भक्ति लिटरेचर हो गया, जैसे कि बायोग्राफीज होती हैं चैतन्य देवा महाप्रभु की, जो कि वैष्णव भक्ति मूवमेंट के जो है लीडर थे,
तो इन सारी ये जो सारे क्या है, ये हमारे जो है संस्कृत एपिक्स हैं, संस्कृत पोएम्स हैं, एंड इन्हें जो है इन्होंने ट्रांसलेट किया था टू दी बंगाली लैंग्वेज। तो दूसरे टाइप का जो है हमारे पास आ जाता है इंक्लूड द नाथ लिटरेचर सच एज द सॉन्ग्स ऑफ द मायनामती and the Gopi Chandra, stories concerning the worship of the Dharm Thakur, fairy tales, folk tales and the ballads. राइट, तो फर्स्ट कैटेगरी जो है इन्हें जो है इनकी डेट के बारे में जानना काफी इजियर है, क्योंकि जो है several manuscripts have been found indicating that they were composed between the late 15th and mid 18th century। तो जो फर्स्ट कैटेगरी है ना हमारी जो सांस्कृतिक एपिक्स हैं जिन्हें कन्वर्ट किया गया है टू दी बंगाली लैंग्वेज, तो उनकी डेट को जानना जो है इजी है, क्योंकि उनके बारे में जो है हर एक इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, एंड उनको देख के हम ये बोल सकते हैं कि वो लेट 15 से लेके मिड 18 सेंचुरी के बीच में जो है उन्हें कंपोज किया गया था। एंड इफ वी टॉक अबाउट द सेकंड कैटेगरी, तो ये जो है ओरली ही सर्कुलेट हुए थे एंड कैन नॉट बी प्रिसाइजली डेटेड, इनके बारे में जो है डेट जो है अच्छे से पता नहीं है किसी को भी, एंड दे वर पर्टिकुलरली पॉपुलर इन द ईस्टर्न बंगाल, तो ओनली जो है बंगाल में ही ज्यादा पॉपुलर थे, वेयर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ब्राह्मण्स वर रिलेटिवली वीक, तो यहाँ पे ब्राह्मण्स का जो इन्फ्लुएंस है वो काफी ज्यादा वीक था। ओके, तो जो सेकंड कैटेगरी का लिटरेचर है वो जो है बंगाली है, बेसिकली जो है वो बंगाली लिटरेचर ही है, एंड ये जो फर्स्ट कैटेगरी का है इसे जो है ट्रांसलेट किया गया है टू दी बंगाली लैंग्वेज फ्रॉम दी संस्कृत लैंग्वेज। राइट, तो अब पीर्स एंड टेम्पल्स की बात कर लेते हैं यहीं पे बंगाल में ही। तो 16th सेंचुरी में अब जो लोग थे वो माइग्रेट भी करना स्टार्ट कर चुके थे इन द लार्ज नंबर फ्रॉम द लेस फर्टाइल वेस्टर्न बंगाल, जो वेस्टर्न बंगाल का एरिया थोड़ा सा लेस फर्टाइल था, तो अब जो है ये साउथ ईस्टर्न बंगाल की तरफ जो है लोगों ने उस समय कुछ मूवमेंट्स यहाँ पे स्टार्ट हुई थी, माइग्रेट करना स्टार्ट कर दिया था साउथ ईस्टर्न बंगाल की तरफ, तो जो कि एक फॉरेस्टेड एरिया था एंड काफी मार्शी एरिया था। तो क्या था यहाँ पे, जैसे जैसे जो है वो मूव करते जा रहे थे तो उन्होंने फॉरेस्ट को क्लियर किया, क्योंकि ये जो एरिया था वो फॉरेस्टेड एरिया था, एंड यहाँ पे जो है जो लैंड थी फॉरेस्ट को क्लियर करके जो लैंड अवेलेबल थी उसे जो है राइस कल्टीवेशन के अंडर इन्होंने जो है लाया था, एंड ग्रेजुअली जो लोकल कम्युनिटीज थी यहाँ पे फिशर folk की एंड शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स की, जैसे कि जो ट्राइबल्स ही होते हैं जो कि जंगलों में रहते हैं, तो वो जो है इन कम्युनिटीज के साथ जो है मिक्सअप हो जाते हैं, क्योंकि फॉरेस्ट में ट्राइबल रह रहे थे एंड जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन का वो काम करते थे, एंड कुछ लोग जो है जब वो इस एरिया में माइग्रेट कर देते, जो पीजेंट्स यहाँ पे माइग्रेट करते हैं ना इस एरिया में साउथ ईस्टर्न बंगाल में, तो वो जो है यहाँ पे इन लोकल ट्राइबल्स के साथ जो है वो मिक्सअप हो जाते हैं, सो दे मर्ज विद द न्यू कम्युनिटीज ऑफ द पीजेंट्स। तो पीजेंट्स की नई कम्युनिटीज यहाँ पे माइग्रेट हुई थी ना फॉरेस्टेड एरिया में, तो ये जो ट्राइबल पीपल हैं वो इन कम्युनिटीज के साथ जो है मिक्सअप हो जाते हैं, एंड दूसरी तरफ यहाँ पे मुगल्स के कंट्रोल में आ जाता है बंगाल एरिया, एंड ऑफिशियल्स एंड फंक्शनरीज जो थे उन्हें लैंड दी गई थी यहाँ पे। मुगल्स के बारे में आपको पता ही है, उनके जो ऑफिसर्स हुआ करते थे उन्हें जो है लैंड ग्रांट्स दी जाती थी, तो यहीं पे इसी एरिया पे ही जो है लैंड ग्रांट्स जो है उनके ऑफिशियल्स एंड फंक्शनरीज को दी गई थी, एंड जब वो यहाँ पे आके रहना स्टार्ट कर देते हैं तो यहाँ पे जो मॉस्क्यूज उनके द्वारा बना दी गई थी दैट सर्व्ड एज द सेंटर फॉर रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन इन दीज एरियाज। तो जब मॉस्क्यूज बना दी गई थी उस समय में जो है कुछ रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशंस भी यहाँ पे होनी स्टार्ट हो जाती हैं। राइट, so the early settlers sought some order and the assurance in the unstable conditions of the new settlements। तो यहाँ पे अब जो है ये जो अर्ली सेटलर्स थे, जो लोग यहाँ पे आके सेटल डाउन हो जाते हैं, इनकी वजह से कुछ ऑर्डर एंड एश्योरेंस जो होता है ना वो इस एरिया में जो है वो आ जाता है। राइट, लोग जो है एक ऑर्डर वे में एक स्टेबल कंडीशन में आके जो है वो रहना स्टार्ट कर देते हैं। उन्हें जो है कम्युनिटी लीडर्स भी जो यहाँ पे अवेलेबल थे, जो कि टीचर्स होते हैं या फिर जिसे हम पीर्स भी बोलते हैं, सूफी संत होते हैं, तो जिन्हें बोला जाता है कि उनके पास सुपर नेचुरल पावर्स हैं, लोग उन्हें भी काफी मानते हैं, उनके साथ काफी प्यार के साथ जो है वो व्यवहार करते थे लोग, इन सूफी संतों के साथ काफी रिस्पेक्ट देते थे, एंड उन्होंने भी जो है यहाँ पे एक स्टेबिलिटी जो होती है वो लेके आते हैं। राइट, सो दिस टर्म इंक्लूडेड द सेंट या फिर सूफी जो थे, कम्युनिटी लीडर्स जो कौन कौन से थे, इनके संत या फिर सूफी हो गए, या फिर कुछ और रिलीजियस पर्सनैलिटीज हो गए, या फिर डेयरिंग कॉलोनाइजर्स या फिर डिफाइड सोल्जर्स हो गए, वेरियस हिंदू एंड बुद्धिस्ट डाइटीज हो गए,
या फिर कुछ एनिमिस्टिक स्पिरिट्स होती हैं, जैसे प्लांट्स को भी ये बोलते हैं कि प्लांट्स में भी सोल होती हैं, या फिर इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनमें भी सोल होती है, नेचुरल फिनोमिना जितने भी होते हैं उनको भी ये पूजा करते थे। तो ये कुछ कम्युनिटी लीडर्स हो गए, सूफी संत हो गए, या फिर कुछ रिलीजियस पर्सनैलिटीज हो गई, तो उन्होंने भी लोगों को यहाँ पे समझाने की कोशिश की थी। इन द सेंस हम ये बोल सकते कि एक स्टेबिलिटी जो होती है एरिया में वो लानी स्टार्ट कर देते हैं। तो पीर्स का जो कल्ट है ना वो काफी ज्यादा यहाँ पे एक तरह से पॉपुलर हो जाता है, एंड पूरे बंगाल में जो है उनके लिए अब श्राइन्स जो है वो बननी स्टार्ट हो गई थी। तो हम बोल सकते हैं कि थोड़ा सा रिलीजन में भी जो है यहाँ पे चेंजेस आ रहे थे, उनके लिए उन पीर्स के लिए जो है श्राइन्स बननी भी यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। तो बंगाल में अब जो है टेम्पल बिल्डिंग का भी जो है एक काम स्टार्ट हो जाता है फ्रॉम द लेट 15th सेंचुरी, एंड जो कि 19th सेंचुरी में जाके कल्मिनेट होता है, खत्म होता है, राइट। तो पहले हमने देखा था कि जो टेम्पल्स हैं या फिर जो रिलीजियस स्ट्रक्चर्स हैं वो कुछ इंडिविजुअल्स के द्वारा, रूलर्स के द्वारा यहाँ पे बनाए जाते थे अपनी पावर को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, एंड अपने जो भगवान को ये दिखाने के लिए कि हाँ मैं जो है भगवान की पूजा करता हूँ, लोगों को ये दिखाने के लिए। तो मैनी ऑफ द मॉडेस्ट ब्रिक एंड टेराकोटा टेम्पल जो थे बंगाल में वो अब यहाँ पे बनने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इन टेम्पल्स को बंगाल में जो टेम्पल्स थे उन्हें जो है किसके द्वारा बनाया गया था, जो लो सोशल ग्रुप्स के लोग होते हैं ना उनके द्वारा जो है यहाँ पे बनाया गया था। जैसे कि कोल्लू हो गए जो कि ऑयल प्रेसर्स थे, कंसारी हो गए जो कि बेल मेटल के वर्कर्स होते हैं, ओके, मेटल वर्कर जो होते हैं उनके द्वारा जो है इन टेम्पल्स को यहाँ पे बंगाल में बनाया गया था। तो ये चीजें जो है वो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी कैन आस्क दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कि जो है बंगाल में जो है टेम्पल्स किन लोगों के द्वारा बनाए गए थे। तो ये थे लो सोशल ग्रुप्स के जो लोग थे, जैसे कि कोल्लू हो गए एंड कंसारी हो गए, राइट। एंड जब यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज में हमारे भारत में आ जाती हैं तो उनकी वजह से नई इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज इन लोगों को मिल जाती हैं, एंड ये जो लो सोशल ग्रुप्स के लोग थे उन्होंने इन अपॉर्चुनिटीज को जो है अवेल करवाया था, उसका फायदा उठाया था, जिसकी वजह से इनके सोशल एंड इकोनॉमिक पोजीशन थोड़ी सी इंप्रूव होनी भी स्टार्ट हो जाती है, एंड दे प्रोक्लेम द स्टेटस थ्रू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेम्पल्स, एंड अपनी पोजीशन को अब जो है ये टेम्पल बना के जो है लोगों को दिखाने की कोशिश करते थे। पहले जो लोकल डाइटीज थे ओनली हट्स में ही जो है उनकी पूजा की जाती थी, विलेजेस में थैच्ड हट होते हैं ना, जैसे इस तरह के जो स्लोपिंग हट होते हैं उन्हें थैच्ड हट बोला जाता है। तो इस तरह के हट्स पहले हुआ करते थे विलेजेस में। तो ये जो लो सोशल ग्रुप्स के जो लोग थे उनके जो लोकल डाइटीज थे, उनके जो देवी देवता थे, उन्हें जो है ये हट्स में ही रख के उनकी पूजा किया करते थे। तो बाद में जो है ब्राह्मण्स ने इन डाइटीज को भी जो है रिकॉग्नाइजेशन दे दी थी, एंड उनकी इमेजेस अब जो है उन डाइटीज की इमेजेस जो कि पहले ओनली हट्स में ही जिनकी पूजा होती थी उनके लिए अब जो है टेम्पल्स बनने यहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं, राइट। तो टेम्पल की अगर हम यहाँ पे बात करें तो उसके छत किस तरह की थी, डबल रूफ छत थी या फिर 4 रूफ छत यहाँ पे हुआ करती थी। तो डबल रूफ को यहाँ पे दो चाला बोला जाता है, एंड जो 4 रूफ्ड है जिसे चौचाला बोला जाता है इस स्ट्रक्चर को। तो इसे देख लेते हैं, ये हो गया मीन ये हट है एक तरह से, तो 2 कॉर्नर्स हैं इसके यहाँ पे, राइट। एंड इसके यहाँ पे आप देख सकते हो 4 कॉर्नर्स हैं, एक पीछे होगा इसकी तरफ 1 2 3 एंड एक पीछे होगा इसका कॉर्नर, राइट। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं डैट कि ये जो है डबल रूफ या फिर 4 रूफ स्ट्रक्चर जो होते हैं थैच्ड हट्स के वो यहाँ पे बनाए जाते थे। जो टेम्पल्स थे वो इस तरह के बनाए जाते थे, राइट। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि टिपिकल बंगाली स्टाइल जो था टेम्पल आर्किटेक्चर का वो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। सो इन द कंपैरेटिवली मोर कॉम्प्लेक्स 4 रूफ स्ट्रक्चर जो था वो काफी कॉम्प्लेक्स था। इसमें क्या था, 4 ट्रायंगुलर रूफ जो होते हैं वो यहाँ पे बनाए जाते थे ऑन द 4 वॉल्स एंड मूव अप टू द कन्वर्ज ऑन ए कर्व्ड लाइन और अ पॉइंट, जो कि ऊपर की तरफ जो है कर्व्ड होते थे, उसके ऊपर एक लाइन सी ऐसी बनी होती थी एक लाइन की तरफ, राइट। इस तरह से हम बोल सकते हैं ये 4 कॉर्नर्स इस तरह से हुआ करते थे। तो 4 ट्रायंगुलर रूफ जो है वो ऊपर 4 वॉल्स के ऊपर जो है वो रखे होते थे, 4 दीवारें हैं एंड उसके ऊपर से जो है ट्रायंगुलर एक छत जो है वो यहाँ पे जा रही है। एंड मोस्टली जो टेम्पल्स थे उनका जो प्लेटफॉर्म होता नीचे वाला जो पार्ट था ना वो स्क्वायर ही हुआ करता था, राइट। एंड जो इंटीरियर थे वो मोस्टली जो वॉल होती हैं वो रिलेटिवली प्लेन रहती हैं, पर जो आउटर वॉल्स थी उन्हें जो है डेकोरेट किया गया था विद द पेंटिंग्स, एंड काफी टेराकोटा की जो टैबलेट्स होती हैं वो भी यहाँ पे बनाई गई थी, मीन टेराकोटा की जो फिगर्स होती हैं वो यहाँ पे भी बनाई गई थी, राइट।
So in some temples, particularly in the Vishnupur in Bankura district of the West Bengal, such decorations reached a high degree of excellence. तो हाई डिग्री ऑफ एक्सलेंस हमें जो है इस तरह की डेकोरेशन की देखने को मिलती है कहाँ पे, विष्णुपुर में, बांकुरा डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ पे वेस्ट बंगाल में, वहां के टेम्पल्स में हमें जो है एक डेकोरेशन की हाई एक्सलेंस जो है वो हमें देखने को मिलती है, राइट। नेक्स्ट अब जो है यहाँ पे फिश एज ए फूड काफी ज्यादा यूज किया जाता था। बंगाल में फिश जो थी वो भरपूर मात्रा में अवेलेबल थी, तो फिश एज ए फूड वहां पे बहुत ज्यादा यूज किया जाता था। सो जो ट्रेडिशनल फूड हैबिट्स होती हैं दे आर जनरली बेस्ड ऑन द लोकली अवेलेबल आइटम्स ऑफ द फूड। तो जो फूड यहाँ पे लोकली अवेलेबल होता है उसी के अकॉर्डिंग ही किसी एरिया के लोगों की फूड हैबिट्स जो है वो यहाँ पे बनती हैं। तो बंगाल की अगर हम बात करें तो वो एक रिवर राइन प्लेन है जिसमें जो है प्लेंटी ऑफ राइस एंड फिश आपको देखने को मिलेगी, एंड 2 आइटम्स जो है वो यहाँ पे प्रोमिनेंट रहती हैं। इवन पुअर बंगालीज की जो फूड आइटम्स है वो भी यहाँ पे उसमें राइस एंड फिश जो है वो अवेलेबल होती है, वो खाते हैं इसे, राइट। एंड फिशिंग जो है वो एक इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन भी है, एंड बंगाली लिटरेचर जो है उसमें फिश का भी जो है बहुत ज्यादा रेफरेंस यहाँ पे दिया गया है। तो इवन जो टेराकोटा की प्लेट्स है ना वॉल के ऊपर, टेराकोटा की जो फिगर बनाई गई है टेम्पल की वॉल के ऊपर, या फिर विहारास जो होते हैं, विहारास जो कि बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज होती हैं जिसमें वो रेस्ट करते हैं, तो बुद्धिस्ट जो यहाँ पे मॉन्क्स हैं इनके वो रेस्ट करते हैं यहाँ पे, तो उनकी जो वॉल्स हैं, राइट, उनके ऊपर भी हमें जो है फिश के सीन्स जो है वो देखने को मिल जाएंगे। एंड किस तरह के सीन की बास्केट में जो है फिश को लेके जाया जा रहा है। एंड बट जो ब्राह्मण्स थे उन्हें शुरू से जो है अलाउ नहीं किया जाता था कि आप नॉन वेजिटेरियन फूड खा सकते हैं या नहीं खा सकते, उन्हें जो है अलाउ नहीं किया गया था कि आप नॉन वेजिटेरियन फूड नहीं खा सकते हैं। बट द पॉपुलैरिटी ऑफ द फिश की पॉपुलैरिटी की वजह से यहाँ पे जो है ब्राह्मणिकल अथॉरिटीज ने थोड़ा सा यहाँ पे इस प्रोहिबिशन को रिलैक्स कर दिया था बंगाली ब्राह्मण्स के लिए कि आप जो है फिश को खा सकते हैं, क्योंकि वहां पे पॉपुलैरिटी थी बहुत ज्यादा फिश की, तो उसकी वजह से जो है बंगाली ब्राह्मण्स को बोल दिया गया था ब्राह्मणिकल अथॉरिटीज के द्वारा कि आप फिश को जो है फूड में इंक्लूड कर सकते हैं। सो दी बृहधर्म पुराण जो कि 13th सेंचुरी का एक संस्कृत टेक्स्ट है फ्रॉम दी बंगाल, उसमें जो है परमिशन दी गई है टू दी लोकल ब्राह्मण्स टू ईट सर्टेन वैरायटीज ऑफ द फिश की जो आप जो है सर्टेन वैरायटीज यहाँ पे खा सकते हैं। तो ये चीज भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जो बृहधर्म पुराण है उसमें जो है जो कि 13th सेंचुरी का एक संस्कृत टेक्स्ट है फ्रॉम दी बंगाल, उसमें परमिशन दी गई है लोकल ब्राह्मण्स को टू ईट दी सर्टेन वैरायटीज ऑफ fish, right? So with this we have completed the chapter number 9 also, and in our next video we will start the chapter number 10 जो कि हमारा लास्ट चैप्टर है इस बुक का, एंड उसके बाद हमारी 7th क्लास की जो NCERT है वो कंप्लीट हो जाएगी। एंड कुछ हम पॉलिटिकल फॉर्मेशन जो थी 18th सेंचुरी की उसके बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उन पॉलिटिकल फॉर्मेशंस को समझना, क्योंकि उसके बाद में जो है 7th क्लास की NCERT जब हमारी खत्म हो जाएगी तो उसके बाद में 8th क्लास की जो NCERT है ना वो मॉडर्न हिस्ट्री को कवर करेगी, राइट। तो मॉडर्न हिस्ट्री को कवर करने से पहले इस चैप्टर को जो है जो 10th चैप्टर है इसे समझना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, राइट। तो उसे हम जो है अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, एंड मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।